सौम्या का पेट सुबह से बहुत तेज दर्द कर रहा था। उसका खड़ा होना भी मुश्किल था। फिर भी उसने हिम्मत करके खाना बनाकर रख दिया था। लेकिन उसकी सास बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे बहू, आकर खाना परोस दे। सौम्या ने तकलीफ के बीच बस इतना ही कह दिया, मम्मी जी, खाना तो मैंने बनाकर रख दिया है, आप प्लीज परोस कर खा लीजिए ना। बस इतना सुनते ही सास आग बबूला हो गई और तमतमाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे कह रही हो कि खाना लेने के लिए, मुझसे काम करवाना चाहती हो। मुझे तो तुम भूखे मार डालना चाहती हो, तभी तो समय से खाना भी नहीं परोसती। और घर में बहू के होते हुए मैं जाऊंगी खाना परोसने। चुपचाप उठकर मुझे खाना दे, वरना मैं अभी ऋतिक को फोन करके तेरी शिकायत कर दूंगी। तुझे पता है ना कितनी बार मैंने अपने बेटे को तेरे खिलाफ भड़काया है। क्या उसने कभी तेरी बातों पर यकीन किया है? नहीं ना। अरे वो तो मेरा पक्का भक्त है। मैं आज भी उसे भड़का दूंगी और तेरी औकात दिखा दूंगी। देखना वह दिन दूर नहीं जब मेरी बातों में आकर वह तुझ पर हाथ भी उठाने लगेगा। ऋतिक का नाम सुनते ही सौम्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका पति हमेशा अपनी माँ की बातों में आकर उसे झगड़ा कर लेता था। सौम्या लाख सफाई देने की कोशिश करती थी, मगर ऋतिक उसकी हर बात को बस बहाना ही समझता। शुरुआत से ही उसकी माँ ने ऋतिक के दिल में ये बात बैठा दी थी कि बेटा, शादी के बाद अपनी बीवी की बात में आकर मुझे भूल मत जाना, मेरा दिल मत दुखाना। यही बात ऋतिक के मन में इस कदर घर कर गई थी कि वह माँ की हर बात को सच मान बैठता और पत्नी की हर सफाई को झूठ समझता रहा। लेकिन ऋतिक को कभी ये पता ही नहीं चला कि उसकी माँ किस तरह से मीठी मीठी बातों और शिकायतों से उसे और सौम्या के खिलाफ भड़काती रहती है। खैर, आज भी तेज पेट दर्द होने के बावजूद सौम्या को बिस्तर से उठकर रसोई में जाना पड़ा। जैसे ही वो खाना परोस कर सास के कमरे के बाहर पहुंची, उसने सास को अपनी बेटी से फोन पर शिकायत करते हुए सुना, देखो ना, महारानी को दिन भर तो बस पलंग तोड़ती रहती हैं, पता नहीं घर का काम कैसे चलेगा। इसे तो बस आराम करने का बहाना चाहिए। सुबह सवेरे एक बार खाना बनाकर रख देती है, उसके बाद दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है। सुबह से इसने ना तो कोई घर का कोई काम किया, ना ही मुझे खाना परोस कर दिया। मैं तो कब से भूखी बैठी हूँ। और दूसरी बहुओं को देखो, वो तो अपनी सास को पानी भी पास में ला कर देती हैं, खाना भी हाथों में परोसती हैं, लेकिन इसे तो कोई शौक ही नहीं है। बस बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ी रहती है। अब क्या करूं, खुद ही जाकर खाना परोस कर खाना पड़ेगा। ये सब सुनकर सौम्या को बहुत तेज गुस्सा आया। एक तो वैसे ही पेट में दर्द की वजह से उसकी हालत खराब थी, ऊपर से सास की झूठी बातें सुनकर उसका दिल भर आया। वह गुस्से से अपनी सास के कमरे में आई। सास ने जैसे ही सौम्या को सामने देखा, वह अचानक चुप हो गई और बस उसका चेहरा ताकने लगी। सौम्या ने बिना कुछ कहे खाना सामने की टेबल पर रख दिया और अपने कमरे में लौट गई। आज उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची थी। बार बार सोच रही थी, आखिर कब तक ये सब सहती रहूंगी। शाम तक उसके पेट का दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसने फिर हिम्मत जुटाकर डिनर बनाया। रात को जब ऋतिक कमरे में आया तो आते ही तमतमाते हुए स्वर में बोला, अरे आज तुमने माँ को खाना परोसकर देने में इतनी देरी क्यों कर लगाई? उनको भूखे रखने में तुम्हें मजा आता है क्या? ये सुनकर सौम्या का दिल फिर से टूट गया। उसने धीरे से कहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मैंने खाना बनाकर रख दिया था, बस निकाल कर खाना था, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ऋतिक ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे पेट में इतना दर्द था कि खाना भी नहीं दे पाई? रोज रोज तुम्हारी शिकायतें सुनकर मैं पागल हो गया हूँ। ये कहकर वह बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर लेट गया और सो गया। सौम्या ने कई बार धीरे से कहा, कम से कम थोड़ा सा तो खा लो, लेकिन ऋतिक ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। सुबह सौम्या के पेट में दर्द था, फिर भी वह हिम्मत करके उठी और नाश्ता बना दिया, लेकिन ऋत्विक बिना नाश्ता किए गुस्से में ऑफिस चला गया। सौम्या ने फिर दर्द बढ़ने से पहले थोड़ा नाश्ता किया और दवाइयाँ ली, फिर जल्दी से दोपहर का खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। दोपहर में खाना का समय हुआ तो उसकी सास फिर से आवाज लगाने लगी, तू तो सारा दिन बस पलंग तोड़ती रहती है, जल्दी से उठकर मुझे खाना दे। सौम्या ने थके स्वर में कहा, मम्मी जी, खाना तो मैंने बनाकर रख दिया है, आपको परोसकर लेने में क्या दिक्कत है? वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये सुनकर सुमित्रा जी ने गुस्से में तमतमा गईं और नाराज होते हुए खुद ही खाना निकाल कर खा लिया। थोड़ी देर बाद जब सौम्या को भी भूख लगी तो वह उठी और चुपचाप खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसने दवाइयाँ ली। दवाई लेने के बाद उसे नींद आने लगी तो वह अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए लेट गई। जब सौम्या पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी, तभी उसने सुना कि उसकी सास सुमित्रा देवी अपनी बेटी सुरभि से फोन पर कह रही थी कि आज भी इसने मुझे खाना परोसकर नहीं दिया। उधर से सुरभि बोली, अरे माँ, भाभी को सबक सिखाओ, नहीं तो कल को उनके पर निकल आएंगे और फिर वो आपको कुछ समझेगी भी कि नहीं। उनकी आदत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ये सुनकर सुमित्रा ने ठंडी सांस लेकर कहा, तू ठीक कर रही है बेटी, अब देख मैं क्या करती हूँ।
उन्हें सौम्या को परेशान करने का एक नया बहाना मिल गया। वह सीधे सौम्या के कमरे में गई और ताने देती हुई बोली, बहू इतने दिनों से तबीयत खराब होने का बहाना कर कर तुम्हें रसोई को ठीक से साफ भी नहीं किया। जरा देखो डस्टबिन से कितनी बदबू आ रही है, उसे भी अच्छे से धोकर साफ कर दो। और वो इतने सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें भी साफ करके अच्छे से जमा कर दे। फिर सारे डिब्बे भी अच्छे से पोंछ लेना। सौम्या हैरानी से बोली, मम्मी जी अभी कोई दिवाली या बड़ा त्योहार नहीं है कि इतनी गहराई से सफाई करनी पड़े। और डस्टबिन तो मैंने कल ही साफ किया था, उससे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। सुमित्रा जी गुस्से में बोली, बहू इतना लेट ही रहोगी ना तो पलंग टूट जाएगा। इस बार सौम्या भी दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तो ठीक है ना मम्मी जी, टूट जाने दीजिए पलंग। अब मैंने सच में पलंग तोड़ना सीख लिया है। यह मेरे आराम का समय है, इसीलिए मैं अभी कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। सास को यह जवाब बहुत चुभा। बहू को फिर से रुलाने और अपने बेटे को भड़काने के लिए सुमित्रा जी ने हमेशा की तरह शाम को ऋत्विक के आने का ठीक समय पर रसोई में जाकर बर्तन धोना शुरू कर दिया। जैसे ही ऋत्विक घर आया, सुमित्रा जी ने दुखी स्वर में कहा, क्या बताऊं बेटा, बहू की तबीयत तो ठीक ही नहीं है। देख तू खुद मुझे कितना काम करना पड़ रहा है, वह तो वहाँ किसी राजकुमारी की तरह आराम करिए। सच में काम करते करते तो मेरी हालत खराब हो गई है। ये सुनकर ऋत्विक का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वह सीधे कमरे में गया और ऊंची आवाज में बोला, सौम्या ये सब क्या बदतमीजी है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? 2 दिन से तुम्हारा पेट इतना दर्द कर रहा है कि तुम माँ को खाना भी नहीं दे सकती हो। इतनी उम्र में भी उनसे काम करवा रही हो, तुम्हें जरा भी उन पर दया नहीं आ रही। ये सब सुनकर सौम्या सिसकते हुए बोली, कुछ भी बोलने से पहले एक बार रिकॉर्डिंग सुन लो। ऋत्विक ने जैसे ही वो रिकॉर्डिंग सुना, वह हैरान रह गया। उसमें सौम्या की सास की सारी बातें रिकॉर्ड थी। कैसे वो अपनी बेटी से मिलकर सौम्या को परेशान करने का योजना बना रही थी। ऋत्विक को समझ आ गया कि अब तक माँ की बातों में आकर कितना गलत कर रहा था। उसकी आंखें खुल गईं, दिल भर आया। उसने सौम्या की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, सौम्या आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अगर माँ तुम्हारे साथ गलत कर रही है तो तुम्हारा साथ देना मेरा भी फर्ज है। ये सुनकर सौम्या भी तुरंत अपने पति के गले लग गई। वह उसे डॉक्टर को तो पहले ही दिखा चुका था, लेकिन आज पति का ये भरोसा पाकर मानो उसकी जिंदगी की संजीवनी बूटी मिल गई हो। ऋत्विक अपनी माँ के पास आया, कुछ पल सोचते हुए कहा, माँ तुम कितनी अच्छी सास हो, ये मैं धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ। असल में मेरी पत्नी को अक्ल नहीं है, इसीलिए घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, सौम्या जरा यहाँ आना। सौम्या अपने कमरे से बाहर आई और ऋत्विक ने कहा, देखो तो माँ तुम्हारी कितना ध्यान रखने की कोशिश करती है। आगे से तुम कभी माँ की बातों को मत टालना। जब तुम्हारी तबीयत ठीक रहे तो माँ की खूब सेवा करना, और जब माँ की तबीयत खराब हो तो तुम इसी तरह उनका ख्याल रखना। देखो कोई भी सास अपनी बहू को इतना ध्यान नहीं रखती जितना मेरी माँ रखती है। कोई सास बहू के बीमार होने पर बर्तन धुलती है क्या? माँ तुम्हारा काम भी कितनी खुशी खुशी कर रही है। सौम्या ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आप सही कह रहे हैं जी, सच में मम्मी जी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। मैंने ऐसी सास कहीं नहीं देखी जो अपनी बहू के होते हुए खुद रसोई में जाकर बर्तन मांजती हैं। ऋत्विक माँ की ओर देखते हुए मुस्कुराया और बोला, अरे सौम्या अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है। माँ बर्तन मांजने के बाद खाना बनाने की तैयारी कर लो, मैं भी थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ, आपकी मदद करूंगा। और सौम्या तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि माँ और मैं दोनों मिलकर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। सौम्या ने सहमति से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आराम करने चली गई। उधर सुमित्रा जी अपने ही बिछाए जाल में खुद फंस चुकी थी, लेकिन सुमित्रा जी को हैरानी हो रही थी कि उन्हें काम करते देख इस बार ऋत्विक ने गुस्सा क्यों नहीं किया। पर असल में ऋत्विक अब माँ की चालें समझ चुका था, इसीलिए उसने परिस्थिति को समझदारी से संभालना सीख लिया था। अब सुबह सवेरे ऋत्विक और सुमित्रा जी दोनों मिलकर घर के ज्यादातर काम निपटा लिया करते थे, जिससे सौम्या को दिन में आराम मिल जाता था। हालांकि सुमित्रा जी के तानों में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन अब सौम्या उन्हें नजरअंदाज कर देती, क्योंकि अब वह और ऋत्विक आपसी समझ और सहयोग से जीना सीख चुके थे। इसीलिए उन्हें भी अपनी माँ के किसी भी षड्यंत्र की परवाह नहीं थी। यह सिलसिला लगातार 3 दिन तक चलता रहा। सुमित्रा जी भी बेटे से कुछ कह नहीं पा रही थी। वह पूरे दिन काम करते करते थक जाती और जब दोपहर में थोड़ा आराम करने के लिए लेटती तो आंखें खुलते ही शाम के काम का समय हो जाता था। लेकिन सौम्या के दिल में सास के लिए नरमी बनी रही। उसे अपनी सास पर दया आने लगी और वह खुद फिर से घर के काम करने लगी। अब सुमित्रा जी से उसे कुछ नहीं कहती, जो भी मिलता चुपचाप खा लेती। सौम्या भी अब पहले से ज्यादा उनका ख्याल रखने लगी थी। एक दिन जब सुमित्रा जी की बेटी घर आई तो उसने देखा कि सौम्या ही पूरी घर का सारा काम कर रही थी। अगली सुबह सौम्या उठी तो नहा धोकर सबके लिए नाश्ता बना दिया, लेकिन तेज गर्मी की वजह से वह फिर से नहाने चली गई। तभी सुमित्रा
जी को तेज भूख लगी थी तो वह बिना कुछ कहे खुद ही खाना निकालने चलेंगे। ये देखकर सुरभि हैरानी से बोली, अरे माँ, भाभी के रहते आप खाना निकाल कर खा रही हैं। सुमित्रा जी ने धीमे से जवाब दिया, अरे बेटा, वो नहाने गई है, उसे टाइम लगेगा। सुरभि ने फिर कहा, अरे माँ, आप एक बार डांट कर कहती तो भाभी खाना निकाल कर फिर नहाने जाती। ये सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा गंभीर हो गया और धीरे से बोली, चुप कर तू, तेरी वजह से मैं अकेली 5 दिन तक पूरे घर का काम कर चुकी हूँ, तू अपना दिमाग मत लगा। ये सुनकर सुरभि घबरा गई और डरते हुए बोली, क्या हुआ माँ, भाभी ने आपके साथ क्या किया? तब सुमित्रा देवी ने सारी बात बता दी। ये सुनकर सुरभि का चेहरा उतर गया और वह डर के मारे चुप हो गई। लेकिन इसी डर के बाद सौम्या की घर में इज्जत बढ़ने लगी। अब जब भी वह बीमार पड़ती, उसका पति ऋतिक भी उसे समझाने लगता और उसका ख्याल भी रखने लगा। तो दोस्तों, सुमित्रा जी को सबक सिखाने के लिए ऋत्विक और सौम्या की यह चाल आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।